राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाई धीरेन्द्र पुंडीर जी। आपका चैनल है न्यूज पॉइंट। धीरेन्द्र, राम राम। नमस्कार बाबा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। धीरेन्द्र भाई, ये जब से मायावती जी की रैली हुई है लखनऊ में, भाजपाई खेमा बड़ा खुश नजर आ रहा है। तो ये इसका कोई आधार है या ऐसे ही बस खुशफहमी है? और दरअसल जी जी, अखिलेश जी को दरअसल क्या इससे परेशान होने की जरूरत है? देखिए, इससे अखिलेश जी को परेशान होने की जरूरत है। बीजेपी खुश हो सकती है, उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी उसके लिए भी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि मायावती ने तारीफ जरूर की है योगी आदित्यनाथ की, और उन्होंने तारीफ की है तो तारीफ का कारण भी बताया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनके पास अपना कारण होगा। लेकिन अगर हम इसको पॉलिटिकली तरीके से देखें तो पॉलिटिकली ये है कि 9 साल बाद उन्होंने कोई इतनी बड़ी रैली उसी मैदान पर आयोजित की जिसमें भीड़ कभी उनकी जीत का पैमाना हुआ करती थी। भीड़ बहुत शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं है। लखनऊ में हाल फिलहाल की रैलियों में वो सबसे बड़ी रैली थी, और ये बताती है कि वो ताकत जो मायावती की एक जमीन के अंदर ताकत थी। क्योंकि ये जरूर है कि पैसे वैसे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल उनकी रैलियों में लाने के लिए लोगों को नहीं होता था। ये पहले होता था, पहले बिल्कुल क्लियर बात थी, जिसको आना है अपने आप आना है, खाने पीने का इंतजाम सब करके आना है, और उनके समर्थक आते थे। अगर आप अभी भी आज भी देखें, इस बार के भी वीडियोस और वो तमाम चीजों को बहुत गौर से देखते हैं, तमाम चैनलों पर यूट्यूब पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है उनके अपने वोटर के साथ, वो अभी भी बरकरार है। 13% वोटर उनका उस पूरी खराब स्थिति में भी उनके साथ खड़ा हुआ दिख रहा था, अगर हम लोग देखते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लंबे समय से मायावती का वोटर उनकी निष्क्रियता के चलते यहां से वहां शिफ्ट कर रहा था। उसमें से कुछ हिस्सा पीडीए को मिल रहा था, कुछ बीजेपी को मिला, और जो ये समीकरण बदल रहे थे उन समय एक बड़ा हिस्सा उसका था। अब ये रैली इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो मायावती हैं वो अपने नेक्स्ट सक्सेशन प्लान को पूरी तरह से अपने जहन में बिठा चुकी हैं। उन्होंने पूरा क्लियर किया। आपने देखा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंच पर और किसी नेताओं को जगह मिली, और उनसे पहले बाकायदा आकाश आनंद को बोलने का मौका मिला। तो ये जो है, ये आने वाले टाइम की राजनीति के साथ मायावती की एडेप्टेबिलिटी है। वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं कि पॉलिसीज या उनकी पार्टी अब किस पोजीशन पे है। लिहाजा उन्होंने पूरी पार्टी को कि वो डिस्पर्स ही हो जाए, डिसअपियर हो जाए, उससे पहले एक बड़ा दांव चला है, और उस दांव में उन्होंने अपनी क्लैरिटी रखी है। ये क्लैरिटी आज से नहीं है। जो बीजेपी के लोग अभी खुश होने की बात कर रहे होंगे या खुश होंगे, उनके अपने कारण होंगे, लेकिन एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर जब मैं देखता हूं तो मायावती आज से पहले भी भाजपा को गालियां देती रही, लेकिन उनकी मुख्य दुश्मनी, आपने राजनीतिक दुश्मनी 94 के बाद से लगातार, और वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के प्रति रही। जब गैस हाउस कांड में उनकी जान पर हमला बोला था, उनको ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे जाबाज और जो एक साहसी नेता थे, उन्होंने बचाया। और मायावती ने इस बात को एहसान के तौर पर हमेशा माना। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बल्कि उनके बेटा जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो उनके परिवार से जब भी चुनाव लड़ा तो उन्होंने कोई कैंडिडेट को या सभा नहीं की है, उनकी एक अपनी आदत रही। तो इस पूरे मसले में मायावती की एक कोशिश के तौर पर हमको देखना चाहिए कि वो राजनीतिक जड़ जमाना चाहती हैं। अब उनका अगर जड़ मजबूत होती है तो उसका अंतर क्या होता है। देखिए, बीजेपी की जो चमत्कारिक जीत थी, आपको याद होगा, अगर हम लोग डाटा पे जाने की कोशिश करें, सीएसडीएस देखें या तमाम के माध्यम से देखें तो दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था। दलितों का एक बड़ा वोट बैंक जो था, और चूंकि मायावती जिस आपने देखा होगा, पाल और ये कोरी और तमाम इस तरह का वोट बैंक बहुत ताकत के साथ था, जो ओबीसी में भी है। वो बहुत दिनों से, जब से मायावती निष्क्रिय हुई या उन्होंने जो उलट बासियां अपनी राजनीति में की थी, उसके बाद वो बीजेपी के साथ बहुत ताकत के साथ जुड़ा।
मुस्लिम वोटर जो जीत के लिए कड़ी था समाजवादी उसका बहुजन समाज पार्टी का, उसने समाजवादी पार्टी के साथ अपने को नत्थी कर लिया पूरी तरह से। यानी अगर हम उनके वोटों का परसेंटेज देखें तो मुस्लिम लीग को जब कभी 1946 में मुसलमानों ने एक तरह से यूपी के वोट किया था, लगभग उसी लेवल पर या उससे आगे बढ़ के समाजवादी पार्टी को वोट किया। तो जो वोट है उनका वो बिखरा हुआ वोट है। अगर वो उसको समेटती हैं और उस पर वापस जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे आसान वोट उनके लिए कौन सा है? जो बीजेपी के पास गया हुआ वोट है। सबसे आसान वोट उनको, अगर वो मतलब हर एक में अब कोशिश करनी होगी, क्योंकि देखिए मायावती की जो अपनी पार्टी में है, अपने लोगों में, खासतौर से जाटव समाज में है, उसकी विश्वसनीयता तो आप हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये देश तो इमोशनल पॉलिटिक्स का है। सब जगह आप देखते हैं, आप लाख किसी को कुछ भी दिखाइए लेकिन उसकी जाति के वोटर हमेशा उसी के होते हैं, माफियाओं को वोट मिलता है। तो इसीलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो वोटर्स के साथ उनका अटैचमेंट है वो नहीं टूटेगा। लेकिन दूसरा वोटर जो है, जो उनकी इन उलटबाजियों को, उनकी जो राजनीतिक विश्वसनीयता है उससे दूर चला गया, उसको लाना बहुत मुश्किल काम है, अपहिल टास्क है। लेकिन अगर वो लाती हैं तो सबसे बड़ी समस्या यहां इस पूरे समय में अभी तक जो क्लियर मैंडेट आ रहा है, वो क्लियर मैंडेट इसलिए आ रहा है क्योंकि सपा बसपा में जो बराबर की ताकत थी वो खत्म हो गई। इसीलिए बीजेपी को मिल रहा है पूरा क्लियर मैंडेट है। आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन पब्लिक नहीं छोड़ रही है, क्योंकि वोट बाइपोलर लगभग पड़ रहा है। लेकिन अगर मायावती इस ताकत को अपनी वापस लेती हैं तो यहां समीकरण बहुत उलझे हुए आपको दिखेंगे और बहुत मुमकिन है कि आपको फिर दोबारा से दिखे कि वोट बैंक में कहीं ना कहीं किसी की जरूरत है, क्योंकि अभी ये पता नहीं कौन सा किस तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की जरूर वो है कि मायावती की वजह से मुस्लिम वोट जो चला गया था, जिस तरह से चला गया था, उसमें वापसी संदेहजनक है। इसके बावजूद अगर अखिलेश सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं तो ये उनकी एक जो लड़ाई है जो लगातार है, क्योंकि आपने देखा हो 2019 में अखिलेश को तो कोई फायदा हुआ नहीं था उस मुलाकात का, जबकि मंच पे डिंपल ने भी पैर छुए, उन्होंने भी पैर छुए, यादव वोटर्स ने बहुत बुरा भी माना। आपको मालूम है किस तरह से उन लोगों ने इसका रिएक्शन दिया था। लेकिन जो फायदा हुआ था मायावती हुआ था, लेकिन मायावती का वोट नहीं दिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो अखिलेश का रिएक्शन है वो थोड़ा सा प्री अटेम्प्ट है। वो कोशिश कर रहे हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि कहीं उनका जो वोट पीडीए में आया है, क्योंकि बहुत सा मायावती का वोट ऐसा था जो बीजेपी को नहीं जाना चाहता था। वो स्थानीय समीकरण होते हैं, लोकल में बहुत सारी राजनीति होती है और वहां के जो दुश्मनियां, जो तनाव, उस तरह की चीजें होती है, उसमें वो जब मायावती बहुत ताकतवर नहीं दिख रही थी तो उसने शिफ्ट किया था पीडीए की तरफ। अखिलेश को यह डर है कि कहीं वो वोट वापस ना चला जाए, क्योंकि बहुत नाजुक बैलेंस पे है अखिलेश। अखिलेश सिर्फ माई समीकरण के अलावा बाकी जिस भी वोट पर वो रिलाई करते हैं वो बहुत ही नाजुक मोड़ पर रहता है। कुछ भी होगा वो निकल सकता है। अगर अखिलेश बरेली पे कुछ ज्यादा एक्शन दिखा देते तो वो भाग जाता, अगर बरेली पे वो बिल्कुल नहीं दिखाए तो भी भाग जाता। तो ये बहुत सारी चीजें अखिलेश के लिए दिक्कत की बात है। बीजेपी वाले लोग खुश हैं तो ये बात मुझे इसलिए लग सकती होगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कि जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, उसका एक मैसेज जाता है कि कल को अगर बसपा का कैंडिडेट नहीं जीत रहा है तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या नहीं, ये उस सवाल की जड़ है। जी भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, अभी पीछे जो आजम खान साहब का जेल से छूट के आना, अखिलेश का उनसे मिलने जाना, बरेली का पूरा डेवलपमेंट, संभल का पूरा डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के बाद आई लव मोहम्मद वाली टूल किट, मुसलमान इंटैक्ट है और अखिलेश के साथ रहेगा। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखें, एक तरीका होता है कि हम इमोशनली उनके सरचार्ज को चेक करें। देखिए, मुसलमान आज से पहले मैं बाबा जी जो मेरा अपनी समझ है उसको शेयर करता हूं कि आज से पहले पिछले कुछ चुनाव से पहले मुसलमान के लिए राजनीतिक पार्टियां झुका करती थी। उसने अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया था
कि वो तमाम तुष्टीकरण के लिए लोग उसके पैरों में जाकर झुकते थे। और वही दौर था जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देवबंद पहुंचती हैं, इस समय में नीचे से संबोधन कर सकती हैं मौलवियों के, जो मंच से छोटा मंच हो सकता है। जब शाही इमाम इस देश का मेहमान हुआ करता था, वो फिलिस्तीन पे नारे दे देगा तो पूरी पुलिस झुक जाती थी। वो दौर था, तौकीर को हेलीकॉप्टर में ले जाया जा सकता था, कोई भी बड़ा नेता कुछ भी कहे तो आपको दिखता था। ये वो दौर था जब मुसलमान वोटर्स ने अपनी एकजुटता, अपनी ताकत से अपने लिए राजनेताओं, पॉलिटिकल पार्टियों को ब्लैकमेल किया और सनातन के खिलाफ कई सारी जो अनावश्यक जो छूट थी वो उसने हासिल की। वो एक दौर था। लेकिन आप अगर गौर करेंगे, जैसे ही बीजेपी मजबूत हुई, बीजेपी के मजबूत होने का मतलब उस पॉलिटिक्स के जो सपा या जो भी जातीय आधारित पार्टियां या रीजनल पार्टियां थी, जो अपने सिर्फ मुस्लिम वोट के साथ जोड़ के अपने आप को सत्ता के करीब ले आ करती थी, और उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे जैसे अंतहीन दंगे हो सकते थे, उनका कोई मतलब नहीं होता था। उसमें किसी भी मुस्लिम्स को किसी की तरफ आंख उठा के देखने का मतलब था कि सत्ता का उस पर टूट पड़ना। इसीलिए एसएसपी और डीएम का रातों रात ट्रांसफर कर दिया, जो उसकी जांच सही से कर रहे थे। मंजिल सैनी हुआ करती थी और डीएम हुआ करते थे सुरेंद्र सिंह। तो ये जो कहानियां हैं, अगर हम ये देखते हैं, इन सबको गौर करते हैं, तो उसमें वो दौर का पहला हिस्सा था। अब राजनीति दूसरी तरफ चली गई। जैसे रिएक्शन की पॉलिटिक्स आई और हिंदू वोट जाने लगा, तो अब मुस्लिम वोटर की मजबूरी हो गई है। अब वो मजबूर है कि वो मुलायम सिंह या अखिलेश यादव के अलावा वो जा नहीं सकता है, वो छोड़ नहीं सकता है। क्योंकि जैसे ही वो बढ़ता है उसको एकदम गायब हो जाता है। जैसे ही वो बढ़ता है 325 सीटें बीजेपी के पास चली जाती हैं। तो उन्होंने पिछले कुछ समय से, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अब डाटा से समझा सकता हूं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उलटबांसी लगेगी। उसको ऐसे देखिए कि 2009 में आजम खान साथ छोड़ता है जया प्रदा के मुद्दे पर। आजम खान से बड़ा तो मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी में कोई है नहीं, अगर नाम लिया जाए तो। अगर हम लोग वैसे देखें तो जो आदमी पार्टी छोड़ता है, जयावतार जीत जाती है, उसके बावजूद जयप्रदा जीत जाती है। उसको पार्टी से निकल जाता है, फिर पार्टी में वापस आता है, अलग बात है। क्योंकि मुलायम सिंह इमोशनल पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन अखिलेश उससे आगे हैं और अपनी ताकत को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप ये देखिए कि मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया। मोहिबुल्लाह नदवी ने कल ये कह दिया कि कौन है वो आजम, उसके बाप का है क्या, शहर में आऊंगा, किसी की औकात नहीं जो मुझे रोक ले। ये बताता है कि मोहिबुल्लाह नदवी जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि वो अखिलेश का कैंडिडेट है, अखिलेश यादव का कैंडिडेट है। अगर आप गौर करेंगे तो अखिलेश यादव इस वक्त किसी भी मुस्लिम नेता से बड़े मुस्लिम नेता हैं। आप याद कीजिए कि जब शाही इमाम जनता दल की दूसरी बार में जब सरकार गिर गई थी, फिर चुनाव हुआ था, उसमें शाही इमाम फिर वापस जनता दल के वोट के लिए, उस समय तक समाजवादी पार्टी बन चुकी थी, और उसको लेके खालापार जो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों का सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जगह है, जहां 1975 में इमरजेंसी में मुसलमानों के ऊपर जो है उपद्रव करने पर इमरजेंसी के विरोध में गोलियां चली थी, नसबंदी के विरोध में। आपको याद होगा, इमरजेंसी से ज्यादा नसबंदी का उनको वो था, तो उसमें 25 लोग मारे गए थे। बहुत कम जगह इस तरह का हुआ, वहां शहीद पार्क बना था। आजकल तो वहां उस पर उन्होंने लोगों ने उस पर कपड़े, किवाड़, पुराने दरवाजे, जूते, चप्पल सब बेचने शुरू कर दिए उस पार्क पे। तो वो पार्क बना था। तो आप ये सोचिए, उस दौर में, उस खाला पार में जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट मांगने गया था, उस पर पथराव कर दिया लोगों ने, पिटाई कर दी शाही इमाम की, जिसके कहने से वोट होते थे। तो ये बात कई बार साबित हुई। इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग फेज आया उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि लोग, मुस्लिम ये देखने लगा था कि हमको बीजेपी को हराना है। तो जो स्थानीय स्तर पर, यानी मेरे विधानसभा में अगर बसपा का वोट कैंडिडेट उसको हरा सकता है बीजेपी को, तो मैं बसपा को वोट कर रहा था। अगर किसी और पे, किसी और पार्टी का कर रहा था, तो मुसलमान उसको वोट कर रहा था। लेकिन 2017 का चुनाव जो मैंने, चूंकि मैं लगातार चुनाव कवर करता रहा, 1999 से मेरे चुनावों की कवरेज का मेरा अपना यूपी में लगातार जो भी अनुभव है, मैंने देखा 2017 में पहली बार मुस्लिम वोटर ने इस बात से बेखबर रहते हुए कि कौन जीतता है कौन हारता, हमसे मतलब नहीं, हम सिर्फ एक बात जानते हैं, हमको साइकिल को देना है।
हम सिर्फ साइकिल को देंगे। और उसके बाद से अब तक के चुनाव में आप मुस्लिम वोटर्स में कोई डेविएशन नहीं देखते हैं। तो इसीलिए जिनको ये लगता है कि ये तौकीर को ना करना, आप ये देखिए तौकीर के लिए बहुत सारे मुस्लिम्स के अंदर है, लेकिन अखिलेश के ऊपर कोई भी मुस्लिम्स की तरफ से ज्यादा तनकीद नहीं की गई। आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, सोशल मीडिया पे देखिए आप, वो सेलेक्टेड लोग होंगे जो दूसरी पार्टी के होंगे, लेकिन आज भी मुस्लिम वोटर्स को मालूम है कि हमारे पास बीजेपी के खिलाफ अगर कोई कार्ड है, मजबूत कार्ड है, तो वो अखिलेश है। इसीलिए आप देखेंगे लास्ट तक आते आते तमाम वोट एक तरफा पड़ेगा, अखिलेश पर पड़ेगा। अखिलेश को बहुत कम जगह, मायावती से मैं उम्मीद तो नहीं कर पा रहा हूं अभी, क्योंकि अब वो आएंगी तब देखेंगे कि वो मुस्लिम वोटरों को वापस ले पाती है या नहीं, क्योंकि वो अकेली लीडर है जो चुनाव जैसे ही हारा गया था, मुझे याद है 2012 में वो मंच पर बैठती, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों ने धोखा दिया। इस तरह की बात करने वाले पॉलिटिशियंस बहुत ही रेयर आपको मिलते हैं। तो लेकिन उस बात का गलत अर्थ नीचे जाता है और मुस्लिम वोटर्स इस बात को समझ गया कि उसके पास एक अखिलेश है जो उसके गलत सही सब में साथ खड़ा होगा। सब में साथ खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वो तौकीर के लिए कुछ भी कर दे, वो जानते हैं कि राजनीतिक मजबूरी। और देखिए अब सोशल मीडिया से और तमाम दूसरे कम्युनिकेशंस के माध्यम से एक बात तो माननी पड़ेगी बाबा जी कि आजकल वोटर बहुत समझदार है। और चूंकि मुस्लिम वोटर्स को आप समझने का अगर करते हैं, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सिर्फ हिंदू वोटरों के इकट्ठे होने को सांप्रदायिकता कहा जाता है। यहाँ मुस्लिम वोटर हमेशा से, जब से आजाद हुआ ये देश, आजादी से पहले उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए वोट किया, आजादी के बाद फिर उन्होंने एक और अपने आप की मस्जिद पे बल्ब लगना है, उस जगह पे दंगा आना, वो दंगे में हमारे आदमी को छुड़ाना है, उसमें करना, इसके लिए इकट्ठा होकर वोट किया, उस पर नहीं लगता। तो इसलिए आप देखेंगे वो समझदारी वापस उसी लेवल पर है। और वो लोग टैक्टिकली वोट जो करते थे उसको अब उन्होंने एक टैक्टिक्स में बदल दिया, और वो टैक्टिक्स है कि यूपी में हमको, जैसे आप मैं आपको बिहार का उदाहरण साथ के साथ दे देता हूं कि आप इस बार देखेंगे आखिर इतने घुटने एआईएमआईएम क्यों टेक रहा था, क्यों वो कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो लोकसभा में देख चुका कि लोकसभा में लोगों ने, स्थानीय लोगों ने तेजस्वी पर भरोसा किया। इसी तरह से यहां भी आप देखेंगे तो स्थान 2024 के चुनाव में आपको दिखेगा कि बसपा को वोट नहीं मिला। बसपा ने कैंडिडेट दिए थे मुस्लिम, एआईएमआईएम ने कैंडिडेट दिए थे मुस्लिम, एआईएम, आपको याद होगा मुस्लिम उलेमा काउंसिल थी, एक पीस पार्टी थी, वो तो सब मुस्लिम से बनाई हुई पार्टियां थी, लेकिन वो सब उड़ गई क्योंकि वोटर्स ने, मुस्लिम वोटर एक तरफा अखिलेश के पास है। आज की डेट में ये है। देखिए हम लोग एक्सेप्शन पे कोई रूल नहीं बनते हैं, ना उन पर कोई थ्योरियां बनती है। एवरेज पर होता है कि औसतन क्या रहा, तो औसतन ये है कि मुस्लिम वोटर अखिलेश के लिए आज की डेट में उत्तर प्रदेश में प्राइम उस पर रखता है। अगर आज ही कांग्रेस साथ छोड़ दे, कांग्रेस को उनको नेशनल लेवल पर थोड़ा बेहतर होते हुए दिखा, क्योंकि उनको लगता है कि नेशनल लेवल पर शायद कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जो मुकाबला कर सकती है, लेकिन वो जानते हैं कि अखिलेश अगर यहाँ कांग्रेस के साथ नहीं है तो मुस्लिम वोट भी उसको जिता नहीं सकता, लिहाजा उसकी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है, लेकिन वोट उसका अखिलेश के पास है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में जबकि जयंत अभी भाजपा के साथ दिख रहे हैं, जाट वोटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, देखिए जाट वोटर बहुत लंबे अरसे तक जयंत चौधरी के साथ रहा है और जयंत चौधरी के साथ, उस परिवार के साथ रहने की उसकी प्रवृत्ति रही है, लेकिन जाट वोटर स्वभावतः जो है वोट करते वक्त अपने निजी उसको देखता है। जैसे अभी 2 में फैसला करना था, आपने 24 का वोट देखा, हरिंदर मलिक में, और उसमें फैसला करना था संजीव बालियान में, तो उसने हरिंदर को चुना, उसने संजीव बालियान को नहीं चुना, जबकि वो संजीव बालियान किसके साथ था, संजीव बालियान के साथ जयंत चौधरी था। तो ये एक बड़ा मतलब बहुत टिपिकल तरीके से वो बिहेव करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप देखेंगे इस बात पे 60-70% वोटर जो है वो, अगर जयंत बीजेपी के साथ रहते हैं तो 60-70% वोटर जो उनका है मुस्लिम, माफ कीजिएगा, जाट वोटर है, वो साथ रहेगा, वो जयंत के साथ रहेगा, उसमें कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं है। वो अलग बात है कि कहीं कहीं अलग अलग जगह पर दिखाई दे जाए आपको कि इधर चला गया उधर चला गया, बाकी वो वोट कहीं जाएगा नहीं। वो वोट सीधा सा अखिलेश और माफ कीजिएगा जयंत और बीजेपी की जो एक जुगलबंदी है
उसके साथ बीजेपी को फायदा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारी जगह ऐसी होंगी, जैसे हरिंदर मलिक है, तो उनको जिताने के लिए फैसला लेना था, उन्होंने ले लिया, लेकिन ज्यादातर जगह पर वो या तो अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हैं, अगर वहां अपनी जाति का कैंडिडेट नहीं है जिसको वो जिता नहीं पाएंगे, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो जो जयंत चौधरी की तरफ जाना है उस तरफ चले जाएंगे। तो ये सब चीजें रहेंगी, वो अभी भी रहेंगी, क्योंकि मुस्लिम जाट वोट बैंक को भी स्टडी करना बड़ा दिलचस्पी का काम होता है, बड़ा दिलचस्प काम रहता है। अलग अलग वेरी टू वेरी करते हैं वो लोग, उनको मालूम है कि यहाँ हम अगर वोट दे के जीतेंगे तो यहाँ इस तरह वोट करना है, वहां वो भी एक अच्छा, मतलब अगर आप चुनाव, भारत के चुनाव के माइंडसेट को समझना चाहते हैं तो उस वोट बैंक को भी समझने की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहती है। मुझे लगता है कि यहाँ अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो वो जयंत के साथ है और बीजेपी के साथ भी खड़ा है। देखिए, अब चूंकि हरिंदर मलिक जीता हुआ या दूसरे लोग जीते हुए, उनका बेटा पंकज चौधरी या वो तमाम लोग, उनके साथ एक बड़ा वो तो खड़ा हो ही जाता है। आपको मालूम है, जब कोई आदमी जीतता है, सत्ता में रहता है या मतलब उस इलाके में, तो उनका साथ एक नेटवर्क खड़ा होता है। लेकिन ओवरऑल जिसकी बात होती है, राजनीति उससे तय होती है। तो उसमें मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जब तक साथ है, आपने कहा जब तक है, तो मैं भी यही कह रहा हूं, जब तक साथ है, क्योंकि जयंत चौधरी भी बहुत ही माहिर है हवा समझने की कोशिश में, उसमें गलती भी खा जाते हैं। उन्होंने उससे पिछले 2022 में वो गलती की थी, वरना बीजेपी ने उनको सीटें दे दी थी, ऑफर कर दी थी, और वो उनको लगा लास्ट में भीड़ में कि ये जो सत्ता का रुख जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, इसीलिए वो फिर उनके साथ छोड़ के चले गए थे समाजवादी पार्टी के साथ। और अभी वो बीजेपी के साथ हैं, तो आपने देखा बीजेपी को उस तरह की अपेक्षित सफलता नहीं मिली ना अभी ये चुनाव में 24 के। तो 27 में क्या होगा ये कहना मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जल्दी होगी, क्योंकि उस परिवार की पॉलिटिक्स को समझना, जैसे आप ये देख सकते हैं कि जब वो चुनाव हुए थे, जब 2004 में 9 में चुनाव शायद हुआ था, और उन्होंने मिल के लड़ा था, अजीत सिंह और बीजेपी ने शायद मिल के चुनाव लड़ा था, और उसके बाद फिर ये हुआ कि सबसे ज्यादा सीट अजीत सिंह को, मतलब वहां 5 सीटें पहली बार उनको मिली पार्टी लोकसभा में। तो वो जैसे ही आए बाहर, एनडीए हार चुका था, मुझे लगता है 2-4 का है, एक बार वेरीफाई करूंगा मैं। तो वो उसमें जब वो बाहर निकलते हैं तो अजीत सिंह, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सारे पत्रकार वहां खड़े हैं, तो उन्होंने बाहर निकलते ही उन्होंने कहा, बिल्कुल क्लैरिटी थी उनको, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, उन्होंने बाहर निकलते ही कहा कि भाई मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, ईमानदार आदमी है, और हमारा तो चुनाव के लिए तो समझौता था। तो उनके समर्थकों ने बिना किसी चू चपड़ के या बिना किसी उसके, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि सार क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद तुरंत साथ हो गए। क्योंकि मैं पीन्ना में खड़ा था, पीन्ना एक बड़ा अच्छा गांव है मुजफ्फरनगर से बाहर निकलते ही, तो मैंने उससे बातचीत कर रहा था, मैं 2024 के चुनाव में ही था शायद, हाँ नहीं 2022 के चुनाव में उससे बात कर रहा था। तो शाम का वक्त था, तो जब आ रहे थे हल्की सी सर्दी, वो लोग उन्होंने वैसे जला रखा था, सर्दी तो नहीं थी, लेकिन शाम का पेड़ वेड़ कोई उसके पास लकड़ी जली हुई थी, तो मैंने रुक के पूछ लिया ऐसे ही। हमने कहा भाई ये बताओ कि क्या, उस समय लाइव का टाइम हो रहा था, हमने कहा लाइव कर देंगे। तो हमने उससे सवाल करना शुरू किया चौधरी साहब से। चौधरी साहब ने कहा कि साहब देखिए, बाबा ने बिल्कुल खराब कर दिया, माहौल खराब है, कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं, वो नहीं। मैंने कहा यार वो तो कानून व्यवस्था उनकी बहुत बढ़िया, कह रहे साहब बिल्कुल नाश कर दिया है, और सब कहने की बात है, तुम गोदी मीडिया ये हो। तो मैंने कहा कि यार ये एक बात बताइए चौधरी साहब, अभी कुछ दिन पहले तक ये तय हो रहा था कि जो जयंत चौधरी है वो बीजेपी में जा रहे हैं, और अगर वो बीजेपी में चले जाते तो क्या होता, कहने ले तब सब काम 36 थे जी, तब बाबा से बढ़िया कौन था, ये लाइन में बोला उसने। तो आप उस पॉलिटिकल माइंडसेट को समझिए। और वहां जितने लोग थे वो ज्यादातर लोग इस बात पे बिल्कुल राजी थे कि हाँ, अगर जयंत जी लड़ लेते फिर तो कोई बात ही नहीं थी, बीजेपी के साथ कुछ बचा ही नहीं था जी, बाबा से बढ़िया फिर कौन था बताओ, आप ही बताओ, फिर आप ही से सवाल करने लगेंगे वो। तो ये जो है, इसको इसलिए ये इन सब चीजों को दिल्ली में बैठ के समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो ये बड़ा जी, पर इतना तय है भाई साहब कि अगर मायावती समझदारी से और पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगी तो कम से कम 2-3% उनका जो वोट जो शिफ्ट हो रहा था वो वापस आ जाएगा बहन जी के पास। तो अखिलेश को तो नुकसान हो जाएगा, इतना तय है। सिर्फ बहन जी के सक्रिय हो जाने मात्र से अखिलेश को 2-3% का नुकसान हो जाएगा, जो कि एक सिग्निफिकेंट नुकसान होगा। तो आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। अब आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन करूंगा कि धीरेन्द्र भाई का चैनल है न्यूज पॉइंट,
उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धीरेन्द्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।